वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बदल रही दिल्ली की सूरत, सीएम रेखा गुप्ता बोली विकास कार्यों के लिए नहीं आने देंगे फंड की कमी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली के विकास के लिए समर्पित है और विकास कार्यों में कोई अवरोध न आए, इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। वे रविवार को ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के राजीव गांधी पार्क स्थित सामुदायिक केंद्र में जन सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज व स्थानीय विधायक शिखा राय भी उनके साथ मौजूद रही। दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। रेखा सरकार विधानसभा में आज लाएगी फीस नियंत्रण विधेयक। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने गत 29 अप्रैल को जिस फैसले को लिया था उसे लागू करने के लिए सदन में आज विधेयक आ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों की मनमानी को नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने रविवार को विधानसभा में कहा कि पूर्व की सरकार पिछले 10 साल में एक ऐसा कानून तक नहीं लेकर आई कि जिससे स्कूलों की मनमानी पर रोक लग पाती। कहा कि हमने अभिभावकों की परेशानी को समझा है और हम इसके लिए विधेयक लेकर भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिल्ली सरकार के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए हम अपना इंजीनियरिंग कैडर भी बनाने जा रहे हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तब डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईपी एक्सटेंशन में रविवार को आयोजित पटपड़गंज सीपीई स्टडी सर्कल के रजत जयंती समारोह में कहा कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब देश अमेरिका पर न तो निर्यात के लिए और न ही वैश्विक मान्यता के लिए निर्भर है। आज पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार करने को तैयार है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो चौथे स्थान से तीसरे बड़े सबसे अर्थव्यवस्था बनने में भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा। शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र, सीएम रेखा गुप्ता पेश करेगी 2 कैग रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा जब सत्र पूरी तरह ई विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा सत्र पेपरलेस होगा और सभी फाइलें ई फॉर्मेट में पेश की जाएगी। सभी सदस्यों को टैबलेट और ऐप वाली फोन भी मिल गए हैं, यहां तक कि उनकी उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। सोमवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता 2 कैग रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखेगी। इनमें से एक वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्ट है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी है। दिल्ली के 200 से ज्यादा गांव की बदलेगी सूरत, भाजपा सरकार ने बढ़ाया कदम। दिल्ली के गांव कहने को तो गांव है, लेकिन ना तो यहाँ गांव जैसा हालात है और ना ही महानगर की कॉलोनियों जैसी सुविधाएं हैं। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में जल निकासी एक गंभीर समस्या है। सड़कें, गलियां और नालियां भी दुरुस्त नहीं है। गाँव के विकास के लिए भाजपा सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड को फिर से पुनर्गठित किया है। भाजपा सरकार ने मंगोलपुरी से विधायक व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान को ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, घर खरीदने पर मिलेगी भारी छूट। दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों, संगठनों, उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा फ्लैटों की थोक खरीद के लिए विशेष छूट योजना लाने जा रहा है। इस योजना के अनुसार न्यूनतम 10 फ्लैट खरीदने वाली सरकारी एजेंसियां और विश्वविद्यालय डीडीए की अपना घर आवास योजना 2025 के तहत वर्तमान में आम जन को दी जा रही छूट के पात्र होंगे। इसका अर्थ यह है कि इन्हें भी नरेला में बने एलआईजी फ्लैटों पर 25 एवं एमआईजी, एचआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर 15% की छूट मिलेगी।
दिल्ली में पिंक बूथ योजना की खुली पोल, टूटी छत और पुलिसकर्मी गायब, जाने राजधानी का हाल। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरू की गई पिंक बूथ योजना अब उपेक्षा का शिकार होती दिख रही है। पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के कार्यकाल में महिलाएं निडर होकर अपनी समस्या पुलिसकर्मी से साझा कर सके। इस उद्देश्य से दिल्ली के 15 जिलों में 139 पिंक बूथ स्थापित किए गए थे और शुरुआती दिनों में इन बूथों को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब मध्य दिल्ली इलाके के पिंक बूथों की स्थिति बहुत दयनीय है। यह महज खानापूर्ति बनकर रह गए हैं। शिबू सोरेन के निधन से दिल्ली में छाया शोक। अस्पताल पहुंचे संजय सिंह, रेखा गुप्ता और केजरीवाल ने जताया दुख। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं उनके निधन की सूचना पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अस्पताल पहुंचे हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पोस्ट डाली है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि शिबू सोरेन के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक। एनसीआर में सावन के अंतिम सोमवार पर भक्ति की धारा, तस्वीरों में देखे महादेव के लिए आस्था। 4 अगस्त को सावन का अंतिम और चौथा सोमवार है। इसी के साथ सावन का पावन महीना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही श्रावण मास का समापन होगा और भाद्रपद मास का आरंभ हो जाएगा। ऐसे में सावन के 5वें और अंतिम सोमवार को दिल्ली एनसीआर में स्थित विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखी। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सभी ने अपने आराध्य भगवान शिव से सुख एवं समृद्धि की कामना की। इसी पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सावन के अंतिम सोमवार की अशोक विहार के वैद्यनाथ धाम महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान शंकर की आराधना की। शिबू सोरेन के निधन पर एम्स ने क्या कहा? वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे झारखंड के गुरुजी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली से सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह 8:56 पर अंतिम सांस ली। ब्रेन स्ट्रोक के बाद शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ी थी। वे किडनी की बीमारी से ग्रसित थे और जून महीने के अंत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले 1 महीने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए थे। अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ हेमंत सोरेन अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास है। दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में सनसनीखेज वारदात, महिला सांसद से सोने की चेन लूटी, मचा हड़कंप। देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित जाने माने वाले इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। लुटियंस जोन में स्थित तमिलनाडु हाउस के बाहर कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा की सोने की चैन झपट ली गई। यह घटना नई दिल्ली जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार सांसद आर सुधा किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब तमिलनाडु हाउस के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने अचानक उनके गले से चैन झपटी और फरार हो गए। यह सब कुछ चंद सेकंड में हुआ और अपराधी बड़ी आसानी से मौके से भाग निकले। डीयूएनसी वेब की दूसरी कट ऑफ आज, अब तक 6000 सीटों पर हुआ दाखिला। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में बीए और बीकॉम प्रोग्राम में दाखिले के लिए दूसरी कट ऑफ सूची सोमवार को जारी की जाएगी। शैक्षणिक स्तर 2025 से 26 में दोनों पाठ्यक्रमों के तहत कुल 15,200 सीटें उपलब्ध है, जिनमें से अब तक लगभग 6000 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। एनसी वेब के निदेशक प्रोफेसर गीता भट्ट ने बताया कि इस वर्ष छात्राओं में दाखिले को लेकर उत्साह अधिक देखा जा रहा है। चांदनी चौक में अव्यवस्थाओं पर 10 दिन तक विरोध करेंगे व्यापारी, लाल किले तक करेंगे पैदल मार्च।
चांदनी चौक बाजार की स्वच्छता, सुव्यवस्था और ऐतिहासिक गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत व्यापारी अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। बाजार के सुंदरीकरण और व्यवस्थाओं के सुधार के लिए 3 वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रशासन से सहयोग करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव ने कहा कि आज भी बाजार में चारों ओर गंदगी, टूटे फूटे बोर्ड, असामाजिक तत्वों की सक्रियता, अनाधिकृत रिक्शाओं की भरमार, पटरियों पर अवैध दोपहिया पार्किंग और संगठित पटरी बाजार की समस्या कायम है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर कई आदेश दिए हैं। दिल्ली वाले उमस से बेहाल महसूस की गई 43.9 डिग्री की गर्मी, जाने आने वाले दिनों के मौसम का हाल। वर्षा की तीव्रता कम होने से दिल्ली में उमस फिर से बढ़ने लगी है। धूप निकल जाने पर गर्मी ज्यादा परेशान करने लगती है। आलम यह है कि रविवार को उमस भरी गर्मी के बीच हीट इंडेक्स 43.9 डिग्री पहुंच गया। मतलब तापमान भले ही 35 डिग्री से कम रहा, लेकिन गर्मी 43 डिग्री से अधिक तापमान वाली महसूस की गई। पूर्वानुमान है कि सप्ताह भर कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। चलती बस में ड्राइवर को पड़ा मिर्गी का दौरा, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौत। लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग पर सोमवार सुबह सड़क हादसा हो गया। यहां देवी बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में सड़क किनारे ऑटो खड़ा करके सवारी का इंतजार कर रहे ड्राइवर की मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक देवी बस विकास मार्ग से झील खुर्जा जा रही थी। पुलिस को पता चला कि बस चालक को मिर्गी अटैक आया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान शहीद नगर निवासी और ऑटो चालक मोहम्मद हिम के रूप में हुई है। राजधानी के रैन बसेरों की हालत ने चौंकाया, दहशत के साए में हजारों जिंदगियां। दिल्ली में हजारों बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे एकमात्र सहारा है, लेकिन राजधानी के कई रैन बसेरों की हालत इतनी खराब है कि वहां रहना खुद जोखिम उठाने जैसा हो गया है। बता दें कि जिन छतों के नीचे ये लोग चैन की नींद लेना चाहते हैं, वही छतें अब उनके लिए खतरे का कारण बन चुकी हैं। वर्षा के मौसम में तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दिल्ली में फिलहाल 200 रैन बसेरे हैं, जहां करीब 19,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। विभाग कहता है कि इन रैन बसेरों में 9,000 बेड उपलब्ध है, लेकिन हकीकत में केवल 4 से 5,000 बेड ही उपलब्ध है। बाहरी दिल्ली के होलंबी कला फेज 2 के झाड़ियों में छुपाए गए थे बम, अपराधियों की निशानदेही पर पहुंचा बम स्क्वाड। राजधानी में सोमवार की सुबह बम स्क्वाड की टीम बमों की तलाश कर रही थी। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बम स्क्वाड के सदस्य होलंबी कला फेज 2 स्थित झाड़ियों में विस्फोटक सामग्री की तलाश कर रहे थे। मौके पर एनएसजी कमांडो और स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। यह कार्रवाई पहले गिरफ्तार किए गए बदमाशों की निशानदेही पर की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि वन विभाग की जमीन में विस्फोटक को छुपाया गया है। पहले भी इस जगह से विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं। पीएम मोदी की भतीजी से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री तक बने शिकार। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में पहले कब हुई लूट। दिल्ली वैसे तो देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ वीआईपी लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 7 से 8 साल में वीआईपी इलाकों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनसे सवाल तो हर बार उठता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। सोमवार को फिर से एक सनसनीखेज घटना से सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आइए आपको हर घटना के बारे में बताएंगे। दिल्ली के सबसे सुरक्षित जाने माने वाले चाणक्यपुर इलाके में सोमवार सुबह चौंकाने वाली वारदात सामने आई। लुटियंस जोन में तमिलनाडु हाउस व पोलैंड दूतावास के पास स्कूटी सवार बदमाश ने कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा के गले से मोटी चेन सोने की झपट ली। घटना के समय सांसद आर सुधा राज्यसभा की एक महिला सदस्य के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। विकसित दिल्ली बनाने का रास्ता भी स्टूडेंट्स के हाथ हो, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने क्यों कही ये बात। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज धौला कुआं का 66वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। इस दौरान समारोह में शिक्षा मंत्री आशीष सूद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 1983 से 1986 तक इसी कॉलेज के कॉमर्स विभाग में पढ़ चुके सूद ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टूडेंट के जीवन में उसके कॉलेज का बहुत गहरा संबंध होता है। कॉलेज से ही उसकी पहचान होती है। मेरी पहचान सबसे पहले आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के पूर्व छात्र के रूप में है, जिसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं।
कोर्ट ने माना चोरी की बिजली से चल रही थी फैक्ट्री, महिला दोषी। कड़कड़ुमा कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप में एक महिला को विद्युत अधिनियम की धारा 135, धारा 138 के तहत दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशंस जज आशीष रस्तोगी की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी महिला रिहायशी घर के अंदर 7 केवी से अधिक बिजली चोरी कर उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रही थी। छापे के दौरान मौके पर एम्ब्रॉयडरी मशीन के अलावा कपड़ों पर प्रेस आदि का काम भी किया जा रहा था। अदालत ने दोषी महिला के अपराध की तुलना संगठित बिजली चोरी के अपराध से की। दिल्ली विधानसभा बनी पेपरलेस, ग्रीन एनर्जी से भी हुई लैस, सोलर प्लांट और ई विधान एप्लीकेशन का हुआ उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है, साथ ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जुड़ चुकी है। यह देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगी। वहीं ई विधान मंच के जरिए विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 4 अगस्त से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाला सत्र दिल्ली के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखेगा। दिल्ली में प्रदूषण फैलाया तो अब खैर नहीं, डीपीसीसी ने तैयार किए गाइडलाइंस। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाने और वसूलने के लिए नई एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर ली है। अधिकारी के अनुसार इस नई एसओपी में इसे लगाने और वसूलने की टाइमलाइन को व्यवस्थित करने के प्रयास किए गए हैं। डीपीसीसी के अनुसार ईसी लगाने के सभी कारण बताओ नोटिस डीपीसीसी मेंबर सेक्रेटरी की मंजूरी से जारी होंगे। वहीं एसी लगाने का आदेश डीपीसीसी चेयरमैन की मंजूरी से जारी किए जाते हैं। कारण बताओ नोटिस निरीक्षण के 5 दिन के अंदर दिए जाएंगे। लेडी डॉन जिगरा और अन्य 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीलमपुर में हुई थी कुणाल की हत्या। बीती 22 अप्रैल को कड़कड़ुमा कोर्ट ने सीलमपुर में कुणाल की हत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि लेडी डॉन जिगरा खान को पुलिस पूछताछ की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने साहिल की 5 दिन की हिरासत मांगी थी। बीती 22 अप्रैल को कड़कड़ुमा कोर्ट ने सीलमपुरी में कुणाल की हत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि लेडी डॉन जिगरा खान को पुलिस पूछताछ के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने साहिल की 5 दिन की हिरासत मांगी थी। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से पेश होगा। स्कूल फीस नियंत्रण बिल, राजनीतिक घमासान के पूरे आसार। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित अन्य मुद्दों पर राजनीतिक घमासान के पूरे आसार है। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र की शुरुआत में ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश करेंगी, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दिल्ली के लाखों विभागों को स्कूलों की मनमानी फीस से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। फर्जी राजदूत मामले में 22 लोगों से पूछताछ करेगी एसटीएफ। गाजियाबाद में चल रहे एक फर्जी दूतावास के पर्दाफाश के बाद नोएडा स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले में जांच की गति तेज कर दी है। अब एसटीएफ 7 राज्यों के 22 ऐसे लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने कथित रूप से लाखों रुपए देकर काउंसिल का पद खरीदा था। एसटीएफ ने इन लोगों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन व्यक्तियों ने 70 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की राशि देकर यह पद हासिल किया था।